हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछली क्लास में आपको किडनी के बारे में बता दिया है और उसमें हमने बताया था कि किडनी का जो इकाई है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं और हमने उसमें बताया था कि नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है। जब उसे हम जूम करके देखते हैं तो नेफ्रॉन की संख्या कैसे होती है उसको देखेंगे। अगर आप हमारी पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। इसमें जो सबसे आगे की संरचना दिखाई देती है गुच्छेनुमा, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो गोल आकृति आपको दिखाई देती है इसे हम बोमेन कैप्सूल यानी कि संपुट भी कहते हैं। और पीछे ये जो पूरा संरचना दिखाई दे रहा है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है। ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ये रक्त के कणों को छानता है। रक्त में जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल या जो भी कणे हैं उनको छानने का काम ग्लोमेरुलस का होता है। अशुद्ध रक्त को वापस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, रक्त में जो भी कण होते हैं उनको छानने का काम करता है और रक्त को वापस भी भेज देता है। और दूसरा है बोमेन कैप्सूल, यानी कि बोमेन कैप्सूल का काम होता है पुनः अवशोषण करना। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछता है कि बोमेन कैप्सूल का क्या काम है, तो बोमेन कैप्सूल का काम है पुनः अवशोषण करना, यानी कि आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करना। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, किडनी को ब्लड को छानकर और जितने भी उसमें मिनरल होते हैं, जो भी कण होते हैं, सबको छान देता है और वापस ब्लड को वापस कर देता है। फिर ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, वापस गए ब्लड में से जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है उन्हें वापस रख लेता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पुनः अवशोषण का प्रोसेस होता है और यूरिया को अलग कर देता है। इसमें से ब्लड में से जो भी आवश्यकता की चीजें होती हैं ये क्या करता है, पुनः अवशोषण कर लेता है और यूरिया को ब्लड में से निकाल देता है और यूरिया को अलग करके नेफ्रॉन को दे देता है। और नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन या पेशाब का निर्माण करना। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, यूरिन और पेशाब का निर्माण करना। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, रक्त में से जो भी हमें आवश्यकता वाली पदार्थ होती है उन्हें पुनः अवशोषण कर लेता है। क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त में से जितने भी कण होते हैं सभी को छान देता है और वापस भेज देता है ब्लड को। तो ये अगर पूछ देता है कि पुनः अवशोषण का काम किसमें होता है, तो बोमेन कैप्सूल पुनः अवशोषण का काम करता है। क्योंकि ये जो भी आवश्यकता वाली चीजें होती है उन्हें पुनः अवशोषण कर लेता है बोमेन कैप्सूल। और उसमें से ब्लड में से यूरिया को अलग करके किस विधि द्वारा, डायलिसिस विधि द्वारा यूरिया को अलग करके नेफ्रॉन को दे देता है और नेफ्रॉन में क्या होता है, पेशाब का निर्माण होता है। तो अगर अब कहा जाए तो किडनी का मुख्य काम क्या है, ब्लड को छानना भी और पुनः अवशोषण भी करना रक्त का मुख्य काम है। जिसमें ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है और बोमेन कैप्सूल पुनः अवशोषण करने का काम बोमेन कैप्सूल करता है। तो देखिए आप, ग्लोमेरुलस रक्त को छानने का काम करता है और बोमेन कैप्सूल आवश्यक पदार्थ को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ओके, और यूरिया को अलग कर देता है डायलिसिस विधि द्वारा। अब अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर पूछा जाए कि हमने आपको यूरिन के निर्माण तक बता दिया, अब हम जानेंगे कि अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस मशीन द्वारा वही जो क्रिया कराया जाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा ब्लड को निकाल के उसमें से हमने यूरिन का निर्माण तक देख लिया। अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो ब्लड को निकालकर डायलिसिस मशीन द्वारा सेम क्रिया किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कुछ यूरिन के मुख्य घटक के बारे में। जैसा कि यूरिन में 95% जल पाया जाता है और 2% यूरिया पाया जाता है और बाकी 3% कुछ अपशिष्ट पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन ये होता है। और यूरिया का जो पीएच होता है 4.8 होता है और इसका स्वभाव अम्लीय होता है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये 4.8 से नीचे है तो स्वाभाविक है ये अम्लीय है। और यूरिन का कलर पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर पीला होता है। अगर कभी कभी आप देखे होंगे, अगर बुखार की दवा भी खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? यूरिन का कलर पीला हो जाता है, क्योंकि शरीर को जितना आवश्यकता होता है दवा ले लेता है और बाकी यूरिन के माध्यम से निकाल देता है। और यूरिन में गंध क्यों होता है? यूरिन में गंध क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यूरिया जो है हर 2 घंटे में अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया बदल जाता है जिसकी वजह से यूरिन में बहुत गंध आने लगता है। इसी कारण अमोनिया में बदलने की वजह से यूरिन बहुत गंध करने लगता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, किडनी के कुछ बीमारी होते हैं, जैसा कि किडनी में स्टोन बन जाना। किडनी में स्टोन बन जाना यानी कि, और जो स्टोन बनता है उसको होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। और उसके बाद से एक यूरेनिया नामक बीमारी होती है। यूरेनिया नामक बीमारी में क्या होता है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? यूरिन से बहुत बदबू आने लगेगा, जिसमें ये यूरेनिया नामक बीमारी होती है, जिसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा हमारा है गठिया यानी गोट। इसमें क्या होता है? अब जरा ध्यान समझिएगा कि गठिया बीमारी क्या है। गठिया में क्या होता है? ये जो हमारे ज्वाइंट है इसमें साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये हमारा हाथ मुड़ता है इसमें साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। और क्या होता है? इस साइनोवियल लिक्विड में सूखने लगता है और यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और साइनोवियल लिक्विड सूखने लगता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गठिया बीमारी होती है। तो गठिया बीमारी में क्या होता है? फिर बैठने में उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। और सबसे बड़ी बीमारी है किडनी खराब होना। अगर किसी का दोनों किडनी खराब हो गया तो फिर क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। और वो किडनी अगर किसी मृत व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए तो 48 घंटा के बीच में ही होना चाहिए। अब आप यूरिन के कुछ घटक समझ गए और किडनी की जो बीमारी होती है वो समझ गए। तो अब हम जानेंगे कि जो हम यूरिन निकालते हैं अपने शरीर से, जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो किस रूप में निकालते हैं। हमने आपको किडनी के बारे में बता दिया और हम इसमें देखेंगे अब कि जो भी हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को, उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं तो उसे किस रूप में निकालते हैं। तो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ इसमें देखेंगे पादप, यानी कि पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा लाशा या गोद के रूप में अपना उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं। आप कभी पेड़ पे कुछ टाइम के लिए कुल्हाड़ी मार के छोड़ दीजिएगा और फिर देखेंगे तो उसमें से हल्का हल्का गोंद लाशा जैसे निकलेगा, तो क्या है? वो पेड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। दूसरा है यूरेट्रोटैलिक, यानी कि टैलिक में होता है त्यागना, यूरेट्रो में यूरिया, यानी कि जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। जो यूरिया त्यागते हैं, हमारे शरीर में अमोनिया बना था और अमोनिया को हम यूरिया में निकालने का काम यूरिया में त्यागते हैं। तो इसमें आते हैं स्तनधारी, यानी कि मानव, पशु। इसके एग्जाम्पल कौन है? मानव और पशु। दूसरा है यूरोकोटेलिक। यूरोकोटेलिक का मतलब होता है, यूरोको का मतलब होता है यूरिक और टेलिक में होता है त्यागना, जिसमें हम यूरिक एसिड को त्यागते हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं पक्षी और सरीसृप। चौथा है एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक में अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जैसे कि अमोनो में होता है अमोनिया और टेलिक में होता है त्यागना, जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे कि मछली और कीट, इसमें कौन आ जाएंगे? मछली और कीट आ जाएंगे। पांचवा है ग्वानोटेलिक, यानी कि ग्वानिन का उत्सर्जन होता है, जिसमें ग्वानिन का उत्सर्जन होता है, इसमें आता है मकड़ी। अब आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पक्षी और जानवर और मनुष्य क्या क्या अपने अपशिष्ट पदार्थ को, यूरिया को किस रूप में निकालने का काम करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।